एक समय की बात है, चंदनपुर नाम के गांव में मदन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और चतुर व्यक्ति था। वह दूसरों के खेतों में काम धंधा करके किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। अगर उसे किसी दिन लोगों के खेतों में काम नहीं मिलता तो वह जंगल की तरफ चला जाता था और कभी लकड़ियां चुनकर लाता तो कभी जंगल से फल तोड़कर घर ले आया करता। और गांव के बाजार के दिन मदन अपने पुराने साइकिल में सारे सामानों को लादकर बाजार ले जाता और थोड़े बहुत दामों में बेच दिया करता। अरे भाई केले ले लो, आओ आओ जल्दी आओ, केले ले लो, मात्र 15 रुपए दर्जन। साथ ही साथ ताजा ताजा आम भी ले लो, मात्र 20 रुपए किलो, मात्र 20 रुपए किलो। अरे आओ भाई आओ। अरे मदन भाई, लकड़ी कैसे बोझा दे रहे हो भाई? अरे रघु, मात्र 50 रुपये बोझा है लकड़ी। इससे कम में मिल जाए तो मुझे कहना, पूरे बाजार में जाकर देख लो, इससे कम में तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बोझा दे दो लकड़ी। अरे क्या बताऊं मदन भाई, आजकल जंगल जाने का समय ही नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ घर में लकड़ी भी खत्म हो गई है। खाना बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मदन 2 समय का भोजन बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। वह हमेशा सोचता था कि काश उसे कहीं से थोड़ा सा धन मिल जाए तो वह व्यापार करके खूब सारा धन कमाए और इस गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे कहीं से धन नहीं मिलता। मदन के दादा बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि किसी न किसी दिन वह दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मदन के दादा मदन को अपने कमरे में बुलाते हैं। मदन बेटा, अरे ओ मदन बेटा, जरा मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मदन बर्तन साफ करना छोड़कर अपने दादा के पास जाता है। क्या हुआ दादाजी, आप क्यों मेरा नाम लेकर बुला रहे हो? बेटा, अब मुझे लगता है कि मैं थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं दादाजी? तभी मदन के दादा अपनी पोतली से एक हीरे जैसे दिखने वाला सामान निकालकर मदन को देते हुए बोलते हैं, ये लो बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लो हमारे खानदान की आखिरी निशानी, बस यही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मदन उस हीरे जैसी दिखने वाली चीज को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मदन के दादा दुनिया को अलविदा कह चुके थे, लेकिन जब भी मदन उस हीरे को देखता वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता। मदन उस हीरे जैसी दिखने वाली चीज को देखकर हमेशा रात को सोचता, मैं इस हीरे से मिलने वाले पैसों से मैं एक अच्छा व्यापार करूंगा और जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मदन जल्दी उठकर गांव के ही प्रसिद्ध जौहरी के पास जाता है और मदन जौहरी को हीरा दिखाते हुए बोला, जौहरी जी, ये देखिए मैं आपके पास बेचने के लिए क्या लाया हूँ। आप इसका कितना मूल्य देंगे बताइए? हीरे को देखकर जौहरी ने अच्छी तरह परखा और एक मुस्कान के साथ बोला, अरे मदन भाई, ये क्या उठा लाई हो? ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये तो एक साधारण कांच का टुकड़ा है। बस इतना सुनते ही मदन के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई, जैसे उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और अपना हीरा लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन मदन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, कल तो नगर के सबसे बड़े जौहरी भानु सिंह के यहाँ जाएगा और अपने हीरे की परख करवा कर आएगा। यह सोचकर वह निश्चिंत होकर रात को सो जाता है।
अगली सुबह मदन नगर के रास्ते के लिए कुछ जलपान का व्यवस्था करके नगर की ओर निकल पड़ता है। भानु सिंह एक बहुत बड़ा जोहरी था। उसके पास देश विदेश से राजा महाराजा, मंत्री, सेनापति के साथ ही साथ बड़े बड़े जमींदार उसके दुकान में खरीदारी करने आते थे। मदन पूरे 50 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद आखिरकार नगर पहुंच ही जाता है। मदन नगर के बाजार से होते हुए भानु सिंह के दुकान की तलाश करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद मदन भानु सिंह के दुकान पर जाता है। प्रणाम महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत दूर से ये हीरा लेकर आया हूँ। बताइए आप इसका कितना मूल्य देंगे? यह कहकर मदन हीरे को जौहरी को दे देता है। उसे देखते ही भानु सिंह तेज आवाज में बोलता है, क्या बात है, आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या? हैं? यह पत्थर का टुकड़ा उठा लाए और मुझे हीरा बताकर पागल बना रहे हो? मेरे पास इतना फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। महोदय, आप अपना हीरा लीजिए और यहाँ से कृपया चले जाएं। मदन ने बनावटी आश्रय व्यक्त करते हुए कहा, क्या पत्थर का टुकड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो हमारे खानदान की निशानी है। यह तो खानदानी हीरा है जो मेरे दादा को उनके परदादा ने दिया था। दादा के जाने से पहले वो मेरे को यह हीरा सौंप कर गए। अब थोड़ा घर में परेशानी हो गई है तो सोचा इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाते। इतना सुनकर भानु सिंह ने हीरे की परख करके बोला, माफ करना महोदय, यह कोई हीरा नहीं है, यह कांच या पत्थर का टुकड़ा ही है। मैं तो इतना पारखी हूँ कि किसी भी हीरे को देखकर ही बता सकता हूँ कि वह कितने मूल्य का होगा। तब मदन दुखी मन से बोला, महोदय, आप ऐसा करिए ना, मेरे इस हीरे को अगर आप खरीद नहीं सकते हो तो कम से कम आप इस हीरे को अपने दुकान में ही रख लीजिए। अगर कोई ग्राहक आए तो आप इसे बेच दीजिएगा, वरना कुछ समय बाद आकर मैं यह हीरा ले जाऊंगा। मदन की गिड़गिड़ाहट देखकर भानु सिंह का दिल पसीज गया और वह इस बात पर राजी हो गया कि यह हीरा वह अपनी दुकान में रख लेगा। अगर बिके तो बेच देगा, नहीं तो वापस कर देगा। महोदय, आप इस हीरे का कुछ तो मूल्य सोचा होगा ना आपने, जो आप रखना चाहते हो। आप बताइए, मैं इसे ग्राहकों को किस मूल्य पर बेचूं? आप इस हीरे की कीमत लोगों को 20,000 रुपये बताइएगा। इतना कहकर मदन अपने घर को लौट जाता है। भानु सिंह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उस हीरे को किसी को भी बेचने के लिए नहीं दिखाता था। बस वह वैसे ही के वैसे ही पड़ा रहता था। इस बीच बहुत बार मदन दुकान आकर अपने हीरे के बारे में पूछ चुका था, मगर हर बार उसे निराश ही हाथ लगती। एक दिन भानु सिंह के यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने खुद का परिचय देते हुए कहा, प्रणाम महोदय, मैं पड़ोस के राज्य हस्तिनापुर के राजा हरि सिंह का सेवक हूँ। राजा हरि सिंह अपनी राजकुमारी को उपहार में देने के लिए एक हार चाहते हैं जिसमें एक हीरे का पेंडल पड़ा हो। यह सुनते ही भानु सिंह उसे तरह तरह के हीरे दिखाने लगा। वह व्यक्ति हीरे देखता रहा, मगर उसे कोई भी हीरा पसंद नहीं आ रहा था। उसकी पसंद को देखते हुए भानु सिंह यह समझ गया था कि इसे हीरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह तो बस उसके रूप को देख रहा है। जब उस व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आया तो हार कर भानु सिंह ने मदन वाला हीरा दिखाया। उसे देखते ही वह व्यक्ति चहक उठा और बोला, हाँ महोदय, हाँ 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 हाँ, यही वो हीरा है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। देखो तो कितना खूबसूरत है। महोदय, आप इस हीरे का कितना मूल्य लेंगे? भानु सिंह ने मन ही मन सोचा, 20,000 रुपये तो मदन ही मांग रहा है, क्यों ना मैं इसकी कीमत 40,000 रुपये बताऊं, तो 20,000 मदन को देकर 20,000 का मैं भी लाभ कमा सकूंगा। हा 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 हा। यह सोचकर भानु सिंह ने उस हीरे की कीमत 40,000 रुपए बताई। तब वह व्यक्ति बोला, महोदय, मैं इतनी धनराशि लेकर तो नहीं आया हूँ, पर इस समय मेरे पास 5,000 रुपये हैं। आप यह 5,000 रुपये जमा करके सौदा पक्का कर दीजिए। मैं जल्द ही और रुपए लेकर आऊंगा और ये हीरा ले जाऊंगा। अगर मैं वापस नहीं आऊं तो आप मेरे रुपये जब्त कर सकते हैं। यह सुनकर भानु सिंह सोचने लगा, उसका तो हर हाल में फायदा है। अगर हीरा बिकता है
तो 20,000 उसे मिल जाएंगे और अगर यह व्यक्ति वापस नहीं भी लेने आया तो 5,000 तो मिल ही रहे हैं। यह सोचकर वह बोला, महोदय सौदा मंजूर है। इस घटना के 2 दिन बाद मदन आया और भानु सिंह से अपनी हीरे के बारे में पूछने लगा। महोदय, क्या मेरा हीरा बिका या नहीं? अभी तो नहीं बिका है भाई। महोदय, आप मेरा हीरा वापस कर दें, क्योंकि मैंने सुना है एक व्यापारी किसी हीरे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। मैं अपना वह हीरा उस व्यक्ति को बेच दूंगा और बदले में उचित मूल्य प्राप्त करूंगा। अगर मैं यह हीरा मदन को वापस कर दूंगा तो मुझे 20,000 रुपये की हानि हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं मदन को 20,000 रुपये दे देता हूँ और यह हीरा अपने पास रख लेता हूँ। मदन भाई, मैं सोच रहा था ये हीरा मैं ही खरीद रहा हूँ। मुझे ये हीरा बहुत पसंद आ गया है। मैं इसे अपने दुकान में रखना चाहता हूँ। ये लो तुम्हारे 20,000 रुपये। मदन 20,000 रुपये लेकर वापस अपने गांव चला गया। इधर अब भानु सिंह उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा जो हीरे खरीदने की बात करके गया था। 2 दिन 4 दिन 2 महीना बीतने को आया मगर वह व्यक्ति वापस नहीं आया। अब तो भानु सिंह को चिंता होने लगी मगर वह क्या करें। उसने सोचा अगर नगर कोतवाल से शिकायत करें तो उसकी कितनी हंसी होगी। लोग सोचेंगे इतना बड़ा व्यापारी होकर एक साधारण व्यक्ति से ठगा गया। और यह सोचकर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वास्तव में वह व्यक्ति किसी भी राज्य का कोई सेवक नहीं था, वह तो बस मदन का एक दोस्त था। मदन ने जब हीरा नहीं बिका तो परेशान होकर राज्य का सेवक बताकर भेजा हुआ था। इस प्रकार उसने भानु सिंह को ठग लिया था। मदन ने उस धनराशि से गांव के चौराहे में ही एक व्यापार खोल लिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत